हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। हम अपनी सीरीज का फिफ्थ वीडियो लेकर के आए हैं आज। इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्रैश कोर्स पार्ट 6। एक छठा पार्ट है। 5 पार्ट या 5 वीडियो आपके पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेफ्टी सर्वे तक का टॉपिक क्लियर कर लिया था। अब इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले, व्हाट इज हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड क्या होता है, यानी स्वास्थ्य का खतरा। तो हेल्थ हैजार्ड आर एनीथिंग सिचुएशन और कंडीशन दैट कैन कॉज एन ऑक्यूपेशनल इलनेस। हेल्थ हैजार्ड का मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन या क्रिएट कंडीशन जिससे कि आपको किसी तरीके का इलनेस हो जाए, बीमारी हो जाए। कब? जब आप वर्क प्लेस पे अपना ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया सेवा देना, है ना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ वेल्डर, एज अ इंजीनियर, एज अ सेफ्टी ऑफिसर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऑक्यूपेशन में हैं, आप उस कंपनी को सेवा प्रदान कर रहे हैं। अगर हम टीचर हैं तो हम भी एक ऑक्यूपेशन में हैं, ठीक। तो हम किसी ना किसी कंपनी को अपना सेवा दे रहे हैं। उसके दौरान अगर मुझे कुछ हो जाए वर्क प्लेस पर, मेरा हेल्थ खराब हो जाए, मुझे चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? वो हेल्थ हैजार्ड कहलाएगा, एक ऑक्यूपेशनल इलनेस। अब सेफ्टी हैजार्ड क्या है? तो सेफ्टी हैजार्ड इज एनीथिंग दैट कुड कॉज एन फिजिकल इंजरी। सेफ्टी हैजार्ड होता कब है, पहले ये जानना जरूरी है। सेफ्टी हैजार्ड तभी होगा जब आप सेफ्टी का वायलेशन करते हैं, सेफ्टी रूल्स को ब्रेक करते हैं। रूल्स को ब्रेक किया जाएगा पीपल्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, तो उससे कुछ ना कुछ हार्म होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल इंजरी पहुंचेगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? So risk assessment is the process of identifying hazard, evaluating risk, and taking control measure in order to protect worker from chance of injury, loss and damage। रिस्क असेसमेंट का अगर हिंदी में इसको अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब होता है जोखिम का आकलन, ठीक। अभी हम लोग किसी भी वर्क प्लेस पे कोई भी वर्क एक्टिविटी करते हैं, तो उस वर्क एक्टिविटी को करने से पहले हम लोग उसका रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। रिस्क असेसमेंट में हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग वर्क एक्टिविटी को पहचानते हैं, उसके स्टेप्स को पहचानते हैं कि कैसे काम करना है, और फिर पहचानते हैं कि उसमें खतरा क्या है ना। आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स। फिर जब हैजार्ड्स का पता चल जाएगा हमें, तो उसके बाद हम हैजार्ड्स को इवेल्युएट करेंगे, बांटेंगे उसके खतरों के अकॉर्डिंग कि उसमें कितना बड़ा खतरा है। हाई हाई लेवल का रिस्क है, लो लेवल का रिस्क है, मीडियम लेवल का रिस्क है ना, कैसा रिस्क है। फिर उसके बाद हम उसका कंट्रोल मेजर लेते हैं, टेकिंग कंट्रोल मेजर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वर्कर। कंट्रोल मेजर लेके हम क्या करते हैं? वर्कर्स को सेफ गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? चांस ऑफ इंजरी से, लॉस ऑफ डैमेज से, ठीक। लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरमेंट डैमेज। रिस्क असेसमेंट करने से हम लोग को क्या पता चला? हमें पता चला कि वर्क एक्टिविटी में स्टेप्स क्या हैं, उसमें क्या क्या मौजूद खतरे हैं, उन खतरों से हम वर्कर्स को कैसे बचाएंगे जिससे कि उनको किसी तरीके का इंजरी ना हो, कोई चोट ना लगे, लॉस ऑफ लाइफ ना हो, किसी का डेथ ना हो, प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, या फिर एनवायरमेंट हमारा डैमेज ना हो, है ना। इसके लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं।
अब आ जाते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस के ऊपर या जॉब हैजार्ड एनालिसिस। ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द हैजार्ड फ्रॉम ईच स्टेप ऑफ टास्क इन ऑर्डर टू टेकिंग कंट्रोल मेजर टू प्रोटेक्ट वर्कर। ठीक, ये भी सेम रिस्क असेसमेंट की तरह है, इसमें भी आप वर्क एक्टिविटी को एनालाइज करते हो। ठीक, इसमें भी आप हैजार्ड का पहचान करेंगे, उस हैजार्ड का कंट्रोल मेजर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है मेथड स्टेटमेंट। A method statement is a document that describes how to do tasks safely. It is based on the precaution identified in risk assessment. ठीक, मेथड स्टेटमेंट भी एक डॉक्यूमेंट होगा, रिटन डॉक्यूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट, जो कि बताता है कि टास्क को सेफ्टी से कैसे करना है परफॉर्म। ठीक, इसमें प्रोसीडर लिखा रहता है कि आपको इसी प्रोसीडर को फॉलो करके अपना काम को एक्टिविटी को पूरा कराना है। ठीक, ये एक तरीके से आपको प्रिकॉशंस बताता है जो कि रिस्क असेसमेंट के बिहाफ पर होता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एड। क्या होता है फर्स्ट एड? तो इट इज द इमीडिएट केयर ऑफ ट्रीटमेंट गिविंग टू इल और इंजर्ड पर्सन फ्रॉम एक्सीडेंट बिफोर मेडिकल असिस्टेंट और डॉक्टर अराइव। फर्स्ट एड क्या है? तो इसका हिंदी पहले होता है प्राथमिक उपचार। ठीक, पहले फर्स्ट एड का हिंदी जान लेते हैं, तो हिंदी है इसका प्राथमिक उपचार। अब ये होता क्या है? तो ये होता है इमीडिएट केयर, है ना, इमीडिएट केयर। यहाँ देखेंगे, फर्स्ट एड इज अ इमीडिएट केयर। इसको तुरंत दिया जाता है अगर मान के चलिए वर्क प्लेस पर कोई भी वर्कर काम करते करते इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाता है। तो चोट लगने के बाद उसको तुरंत सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको ही बोला जाता है फर्स्ट एड। ठीक, अब जब वर्कर को चोट लगा, उसको इंजरी हुई, तो आप क्या करते हैं? अगर इंजरी बड़ी है तो वर्क मेडिकल टीम को कॉल करते हैं ताकि वो आके वर्कर को अपना एम्बुलेंस में कैरी करके हॉस्पिटल ले जाए और उसका ट्रीटमेंट करे। लेकिन उसके बीच एम्बुलेंस का या फिर मेडिकल टीम के आने के बीच का जो समय होता है ना, मेडिकल टीम के आने का बीच का जो समय होता है, उस बीच में आप क्या करेंगे? वर्कर को ट्रीटमेंट देंगे उसका। अगर ब्लडिंग हो रहा है तो ब्लडिंग को रोकेंगे बैंडेज करके। ठीक, अगर कोई फ्रैक्चर हो गया तो उसका भी तरीका है कि उसका हाथ पैर मूव में नहीं करना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना है। वर्कर अगर इलेक्ट्रिकल शॉक से बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसको सीपीआर देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारी फर्स्ट एड में आती है ना, प्राथमिक उपचार। अगला है एर्गोनॉमिक, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वर्कर एंड देयर वर्क एंड इज कंसर्न विद द डिजाइन ऑफ वर्कप्लेस, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क मेथड। एर्गोनॉमिक क्या है? तो एर्गोनॉमिक एक स्टडी है वर्कर और उनके वर्क के बीच का तालमेल कैसा होना चाहिए, इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए इसका, जिससे कि उनको किसी तरीके का बॉडी पेन ना हो, इंजरी ना हो। ठीक, मांसपेशियों में कोई खिंचाव ना हो, इन सभी चीजों को ध्यान रखा जाता है एक स्टडी के दौरान, जिसको कहते हैं एर्गोनॉमिक। अगर मान के चलिए कोई वर्कर बार बार मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है, वर्क प्लेस पर एक वर्कर है जो कि मटेरियल को हैंडल कर रहा है, यानी किसी सामान को बार बार मैनुअली उठा रहा है और रख रहा है, उठा रहा है रख रहा है, लोडिंग अनलोडिंग का काम। उससे क्या होगा? उसका बैक पेन में इंजरी होगा। कैसे? उसका पीठ कमर में दर्द होने लगेगा, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाएगा, उसका जो जॉइंट होगा कंधे का या फिर हाथ का उसमें खिंचाव हो जाएगा, है ना, उसमें उसको दर्द होगा, काम करने में दिक्कत परेशानी होगा। तो इसके लिए प्रिकॉशन यही है कि वर्कर को बीच बीच में रेस्ट दीजिए ताकि वो थके ना, ज्यादा लोड कैरी मत करने दीजिए, है ना। व्यक्ति को अगर मैनुअल लोड कैरी करना है तो कितना कैरी करना होता है? लगभग 35 केजी। 35 केजी से ज्यादा अगर लोड है तो उसके लिए हम दो व्यक्तियों का, है ना, दो पीपल्स का इस्तेमाल करेंगे उस लोड को कैरी करने के लिए।
नहीं तो हम इसको मैकेनिकली करेंगे। एक 35 kg से नीचे का जो भी वर्क है वो मैनुअल हो जाता है। अभी मान के चलिए कोई एम्प्लॉय है और वो आके डेली लैपटॉप पे काम करता है, सिस्टम पे काम करता है। ठीक। अब उसका बैठने का तरीका कैसे है, वो भी आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है एर्गोनॉमिक्स में, कि उससे किसी तरीके का उसको कोई फिजिकल हैजार्ड ना हो जाए, कोई उसको इंजरी ना हो, कोई उसको बॉडी में बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन ये सब ना हो। उसके लिए भी आप तैयारी करते हैं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसका सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। मॉनिटर का जो एरिया होता है 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा, आपकी आंखों आंखों के सामने होना चाहिए। वो ये नहीं कि जो मॉनिटर है, डिस्प्ले है, वो ऊपर है या नीचे है, तो उसमें गर्दन ऊपर नीचे होने का वो है कि ऊपर नीचे करके काम करना रहेगा। तो ये सारी चीजें एर्गोनॉमिक स्टडी है कि वर्कर और उनके वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके बीच तालमेल कैसा है, इसी को देखना होता है एर्गोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है वर्क एट हाइट। अब आ गए हम लोग वर्क एक्टिविटी के ऊपर। तो वर्क एट हाइट एक वर्क एक्टिविटी है जिसको कि वर्कर वर्क प्लेस पे करते हैं। तो क्या होता है ये देख लेते हैं। एनी वर्क above 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। सतह से 1.8 मीटर की ऊंचाई या फिर 6 फीट की ऊंचाई वर्क एट हाइट कहलाती है, या फिर ऊंचाई का कार्य कहलाता है। ठीक। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक वर्कर छत पे चढ़ा हुआ है, रूफ टॉप पे चढ़ा हुआ है और कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ठीक। तो सरफेस से 1.8 मीटर की जब भी ऊंचाई होगी उसी को हम लोग वर्क एट हाइट बोलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा बस। नेक्स्ट है हमारा कन्फाइंड स्पेस। तो अ कन्फाइंड स्पेस इज अ प्लेस which is substantially enclosed through not always entirely, and where serious injury can occur from hazardous substance or condition within the space or nearby, like lack of oxygen। confined स्पेस कैसा स्पेस होता है, तो ये सब्सटेंशनली एंक्लोज्ड होता है ना, लगभग चारों तरफ से घिरा होगा, और इसमें आने जाने का एक सिंगल रास्ता होगा। प्लस इसमें बहुत सारा हैजार्ड हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, टॉक्सिक क्रिएचर हो सकता है, फ्लेमेबल मटेरियल्स हो सकते हैं, फ्लेमेबल गैसें हो सकती हैं, लाइट की कमी हो सकती है, वेंटिलेशन नहीं होगा प्रॉपर। ठीक। तो ये सारा एग्जाम्पल है कन्फाइंड स्पेस का। इमेज में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी टैंकर में एंटर किया है, लेकिन एंटर करने का जगह कैसा है, सीमित है। और एंटर किया है जिस जगह पे, वहां का एरिया कैसा है, अंधेरा है बहुत ज्यादा, लाइट का कमी है, ऑक्सीजन का कमी है, टॉक्सिक गैस है। ठीक। तो ये सारी चीजें, तो ये सब हमारा कन्फाइंड स्पेस कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमित जगह। नेक्स्ट है एक्सकावेशन। ये भी एक काम है वर्क प्लेस का। तो excavation is the process of making a hole or tunnel by digging the ground by man or machine is called excavation। excavation का हिंदी होता है खुदाई कार्य। ठीक। जैसा आप इमेज में देख रहे होंगे, है ना, एक्सकावेटर मशीन भी लगा हुआ है और ह्यूमंस भी लगे हुए हैं। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, जमीन में होल कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, ट्रेंच क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सकावेशन बोलते हैं। ठीक। ये मशीन के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा वर्क प्लेस पर किया जाता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।